अफ्रीका के विशाल सवाना इलाके में जमीन के नीचे एक बड़ा मीरकैट परिवार रहता है। वहीं रहता है हमारा नन्हा हीरो डिबिट। उसके दादाजी उसे रोज एक ही बात समझाते हैं, बेटा बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, वहां शेर, बाज और कई शिकारी जानवर घूमते रहते हैं, इसलिए अपने परिवार के अलावा किसी भी अजनबी जानवर से दोस्ती मत करना और उन पर कभी भरोसा मत करना। एक सुबह डिबिट पानी लेने नदी की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि नदी पूरी तरह सूख चुकी है। तभी अचानक एक जंगली सुअर उसके सामने आ जाता है और मजाक में कहता है कि उसने ही सारा पानी पी लिया है। डिबिट उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और वहां से जाने लगता है। तब वो सुअर हंसते हुए बताता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और अपना परिचय देता है। उसी समय डिबिट को अपने दादाजी की सीख याद आ जाती है, इसलिए वो सुअर की बातों को अनदेखा करके वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर बाद एक विशाल बाज उस सुअर पर हमला कर उसे उठा ले जाने की कोशिश करता है। सुअर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। ये देखकर डिबिट अपने दादाजी की चेतावनी भूल जाता है और पूरी ताकत लगाकर बाज से भिड़ जाता है। आखिरकार वो सुअर की जान बचाने में सफल हो जाता है। हालांकि बाज तो वहां से उड़ जाता है, लेकिन उसके पंजों से सुअर को हल्की चोट लग जाती है। उसकी हालत देखकर डिबिट को उस पर दया आती है और वो इलाज कराने के लिए उसे अपने घर ले आता है। जैसे ही दादाजी की नजर उस अजनबी सुअर पर पड़ती है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन डिबिट पूरी घटना बताकर उन्हें समझा देता है। इसके बाद उसकी माँ सुअर के घाव पर दवा लगाती हैं। धीरे धीरे घर का माहौल सामान्य हो जाता है और डिबिट के भाई बहन भी उस सुअर के साथ हंसी खुशी खेलने लगते हैं। खेलते खेलते अचानक सुअर का संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से टकरा जाता है। तभी पेड़ पर छिपा बैठा एक जहरीला सांप नीचे गिर पड़ता है और सब पर हमला करने के लिए झपटता है। डिबिट बिना एक पल गंवाए बिजली जैसी फुर्ती से आगे बढ़ता है और सांप को वहां से भगा देता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जाते जाते वही सांप उसके दादाजी को डस लेता है। कुछ ही देर में जहर पूरे शरीर में फैलने लगता है और दादाजी की हालत लगातार बिगड़ने लगती है। डिबिट की माँ हर संभव इलाज करती हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि सबको लगने लगता है कि अगली बारिश आने तक उनका जिंदा रहना भी मुश्किल है। अपनी आखिरी सांसों के बीच दादाजी डिबिट का हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा कभी भी किसी अजनबी जानवर पर भरोसा मत करना, इस बात को हमेशा याद रखना। इतना कहकर वे बेहोश हो जाते हैं। ये सब देखकर डिबिट खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है। अपराध बोध में डूबा वो सुअर के पास जाता है और कहता है, अगर तुम यहां रहे तो और मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। इसके बाद वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या कोई ऐसी दवा है जो दादाजी को बचा सके। तब उसकी माँ एक रहस्यमयी नीले रंग के फूल के बारे में बताती हैं। कहा जाता है कि वो फूल केवल विशाल रेगिस्तान में उगता है और उसमें किसी भी जहर या घाव को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है। लेकिन उस फूल तक पहुंचना आसान नहीं था। वो स्नेक्स गेट नाम की खतरनाक जगह पर छिपा हुआ था, जहां से आज तक कोई भी जानवर जिंदा वापस नहीं लौटा। इतना ही नहीं, उस फूल का रास्ता सिर्फ रात के समय आसमान में दिखाई देने वाले सांप के आकार वाले तारामंडल की मदद से ही खोजा जा सकता था। भले ही ये सब किसी कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन डिबिट ने अपने दादाजी को बचाने के लिए उस नीले फूल की तलाश में जाने का फैसला कर लिया। माँ उसे रोकते हुए कहती हैं, तुम्हारे दादाजी पहले ही मौत से लड़ रहे हैं, अब मैं तुम्हें भी खतरे में नहीं डाल सकती। डिबिट बाहर से उनकी बात मान लेता है ताकि वे और परेशान न हो। लेकिन उसी रात जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है, वो चुपके से अपने बिल से निकल पड़ता है। उसका एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर दादाजी की जान बचाना। रास्ते में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखता है तो वही जंगली सुअर उसका पीछा करते हुए आ जाता है। वो कहता है, मेरी वजह से तुम्हारे दादाजी इस हालत में पहुंचे हैं, इसलिए इस सफर में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और अपनी गलती सुधारूंगा। डिबिट पहले तो उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देता है। तभी मौका देखकर वो तेजी से एक पहाड़ी पार करता हुआ अकेला ही रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद जब सुअर उसे ढूंढते हुए पहुंचता है, तभी वही बाज दोबारा हमला करने के लिए आसमान से नीचे झपटता है। बिना सोचे समझे सुअर डिबिट के सामने कूद जाता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद वो बाज से कहता है, अब हमारा पीछा छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाज हंसते हुए जवाब देता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी ही देर में तुम दोनों इस तपते रेगिस्तान में भूख और प्यास से खुद ही मर जाओगे, तब आराम से तुम्हें अपना शिकार बना लूंगा। इतना कहकर वो उड़ जाता है। अब डिबिट को एहसास होता है कि ये सफर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर भी वो हार नहीं मानता। आखिर उसी सुअर ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए दोनों साथ मिलकर उस रहस्यमयी नीले फूल की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। कई घंटों तक लगातार चलने के बाद दोनों बुरी तरह प्यास से बेहाल हो जाते हैं। तभी दूर उन्हें ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान के बीच पानी का एक तालाब दिखाई दे रहा हो। उम्मीद की किरण देखकर दोनों पूरी ताकत से उसकी ओर भागते हैं, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि वहां सिर्फ एक छोटा सा पानी का गड्ढा बचा है।
मजबूरी में दोनों उसी में बची हुई थोड़ी सी पानी की बूंदों को आपस में बांटकर अपनी प्यास बुझाते हैं। दोनों के पास जितना थोड़ा सा पानी बचा था, मजबूरी में उसे आपस में बांटकर पी लेते हैं। उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तभी उनकी नजर सामने से उड़कर आ रहे एक पक्षी परिवार पर पड़ती है। वे तीनों पक्षी लंबी यात्रा करते हुए किसी दूसरी जगह जा रहे थे। रास्ते में अपने छोटे बच्चे की प्यास बुझाने के लिए ही वे रेगिस्तान में उतरे थे। उस नन्हे पक्षी की हालत देखकर डिबिट का दिल पसीज जाता है। हालांकि उसके पास खुद बहुत कम पानी बचा था, फिर भी वो बिना सोचे अपनी बची हुई सारी पानी की बूंदें उस बच्चे को दे देता है। डिबिट की इस मदद से खुश होकर दोनों बड़े पक्षी धन्यवाद के रूप में अपनी चोंच में संभाल कर रखी एक मछली उसे दे देते हैं ताकि उसकी भूख मिट सके। उड़ने से पहले वे एक अहम चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, हमने पूरे रास्ते में सिर्फ यही एक जगह पानी देखा है, इसके अलावा कहीं भी पानी नहीं मिला। ये सुनते ही डिबिट के मन में डर बैठ जाता है कि शायद उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरी ओर दूर आसमान में बैठा बाज ये सब देख रहा था। वो उनकी हालत पर मुस्कुरा रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि भूख प्यास से कमजोर होने पर उन दोनों को अपना शिकार बना सके। लेकिन अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था, इसलिए दोनों हिम्मत जुटाकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान उन्हें दूर एक छोटा सा चूहा दिखाई देता है जो उन्हें छिपकर देख रहा था। सूअर उसे देखते ही पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन चूहा फुर्ती से अपने बिल में घुस जाता है। सूअर हार नहीं मानता। वो अपने दांतों से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, मगर चूहे की जगह मिट्टी के अंदर से जड़ों के साथ कुछ पके हुए तरबूज बाहर निकल आते हैं। अब उन तरबूजों को लेकर सूअर और चूहे के बीच बहस शुरू ही हुई थी कि अचानक चारों तरफ से डरावनी दहाड़ें सुनाई देने लगती हैं। वे देखते हैं कि जंगली सियारों का एक झुंड उन्हें चारों ओर से घेर चुका है और हमला करने की तैयारी कर रहा है। तभी डिबिट तुरंत एक तरबूज उठाकर सियारों की तरफ फेंक देता है। एक सियार उसे तुरंत निगल जाता है। ये देखकर सूअर के दिमाग में एक शानदार तरकीब आती है। वो बाकी सभी तरबूजों पर छलांग लगाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। सारे सियार उन फलों को खाने में व्यस्त हो जाते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डिबिट और सूअर आखिरी बचा हुआ तरबूज उठाते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद दोनों तय करते हैं कि अब इस आखिरी तरबूज को मिलकर खाया जाए। लेकिन जैसे ही उसे काटते हैं, अंदर से वही छोटा चूहा बाहर निकल आता है जिसे वे पहले देख चुके थे। चूहा अपना परिचय देता है और पूछता है, तुम दोनों इस सुनसान रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? डिबिट उसे पूरी बात बताता है। उसे हर हाल में बारिश आने से पहले वो रहस्यमयी नीला फूल ढूंढना है, वरना उसके दादाजी की जान नहीं बचेगी। ये सुनकर चूहा कहता है, मुझे पता है कि वो फूल कहाँ छिपा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें पीने के लिए मीठा पानी ढूंढना होगा, वरना इस रेगिस्तान में ज्यादा देर तक जिंदा रहना मुश्किल है। इतना सुनते ही डिबिट और सूअर चूहे के बताए रास्ते पर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे एक ऊंचे रेत के टीले को पार करते हैं और सामने दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र दिखाई देता है। प्यास से बेहाल दोनों बिना देर किए पानी की ओर दौड़ पड़ते हैं और जी भरकर पानी पीने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि वो मीठा नहीं बल्कि खारा समुद्री पानी है। चूहा कहता है, फिलहाल यहीं आराम करते हैं, सुबह होते ही फिर से मीठे पानी की तलाश शुरू करेंगे। रात गहराते ही डिबिट आसमान में चमकते अनगिनत तारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तभी उसे तारों के बीच एक ऐसा नक्षत्र दिखाई देता है जो बिल्कुल सांप की आकृति जैसा नजर आता है। आसमान में दिखाई देने वाला सांप के आकार का तारामंडल देखकर डिबिट समझ जाता है कि स्नेक्स गेट किस दिशा में होगा। सुबह होते ही डिबिट, जंगली सूअर और चूहा उसी दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। रास्ते में उन्हें जमीन पर हजारों काले रंग के छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। वे अपने शरीर पर जमी ओस की बूंदों को इकट्ठा करके पानी जमा कर रहे थे। ये देखकर डिबिट और सूअर भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते। तभी सूअर अचानक फिसलकर गिर जाता है। जैसे ही वो उठता है, उसके लंबे कानों से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। डिबिट तुरंत उसे बिना हिले खड़े रहने को कहता है और उसके कानों से टपकता पानी इकट्ठा करने लगता है। दरअसल सूअर के शरीर के लंबे बाल हवा की नमी को सोख लेते थे। इस तरह तीनों अपनी प्यास बुझा लेते हैं और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने नमक से ढका एक विशाल मैदान दिखाई देता है। उसी के पास वो रहस्यमयी जगह स्नेक्स गेट भी मौजूद थी, जहां वो नीला जादुई फूल छिपा हुआ था जिसकी तलाश में वे इतने दिनों से भटक रहे थे। लेकिन वहां एक बड़ी मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। दिन में सूरज की तेज धूप पड़ते ही वो नमकीन जमीन इतनी गर्म हो जाती थी कि कोई भी जानवर उस पर चलते ही जिंदा जल सकता था। तभी सूअर देखता है कि एक छिपकली बहुत तेजी से छलांग लगाते हुए उस गर्म जमीन को पार कर रही है। उसे देखकर सूअर भी वही तरीका अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रफ्तार कम होने की वजह से उसकी पूंछ में आग लग जाती है। डिबिट और चूहा तुरंत उसकी मदद करते हैं और किसी तरह उसे बचाकर बाहर निकाल लेते हैं।
अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस इलाके को पार करने का कोई आसान रास्ता नहीं है। काफी देर सोचने के बाद डिबिट के दिमाग में एक योजना आती है। वो कहता है, रात होते ही जमीन ठंडी हो जाएगी, तब हम आराम से इसे पार कर सकते हैं। तीनों रात होने तक इंतजार करते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, वे नमक के उस विशाल मैदान को पार करने निकल पड़ते हैं। डिबिट का अनुमान सही साबित होता है। रात में जमीन काफी ठंडी हो चुकी थी और वे आराम से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन लगातार कई घंटों तक चलते रहने से डिबिट और उसका दोस्त सूअर पूरी तरह थक जाते हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब वे लगभग दूसरी तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं और सूरज फिर से निकलने लगता है। धूप फैलते ही नमक की जमीन दोबारा तपने लगती है। पहले से ही थका हुआ सूअर अब एक कदम भी आगे नहीं चल पाता और वहीं गिर पड़ता है। वो डिबिट और चूहे से कहता है, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम दोनों आगे बढ़ो। लेकिन डिबिट अपने दोस्त को अकेला छोड़ने से साफ मना कर देता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर खुद भी थक कर उसके पास ही गिर जाता है। इधर सूरज की गर्म किरणें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। चूहा घबराकर अपने साथियों को आवाज लगाने की कोशिश करता है। उसी समय ऊपर बैठा बाज भी उन पर हमला करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ से घिर चुकी इस मुश्किल को देखकर चूहा घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उठो, जल्दी उठो, नहीं तो तुम दोनों मर जाओगे। तभी पास से एक भारी आवाज सुनाई देती है, अरे चूहे, जरा धीरे चिल्लाओ। तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने एक विशाल हाथी खड़ा होता है। चूहा और हाथी अलग अलग प्रजाति के जरूर थे, लेकिन दोनों के बीच गहरा लगाव था। हाथी बिना देर किए अपनी सूंड से तीनों को उस तपती जमीन से उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा देता है। इसी दौरान बाज हमला करने के लिए नीचे झपटता है, लेकिन हाथी अपनी सूंड से उसे इतनी जोरदार चोट मारता है कि वो सीधे गर्म नमक वाली जमीन पर जा गिरता है। उसकी पंखों के किनारे झुलस जाते हैं, फिर भी किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से उड़ निकलता है। इसके बाद हाथी तीनों दोस्तों को एक सुरक्षित इलाके में ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद आखिरकार उन्हें मीठे पानी का असली स्रोत दिखाई देता है। आखिरकार तीनों को मीठे पानी का एक स्रोत मिल ही जाता है। वे अच्छी तरह पानी पीते हैं, कुछ खाकर थोड़ा आराम करते हैं। तभी हीरो को एहसास होता है कि जिस रहस्यमयी नीले फूल की तलाश में वो इतना लंबा सफर तय करके आया है, अब वो उससे ज्यादा दूर नहीं है। पानी में अपना चेहरा देखते ही उसे अपने दादाजी की याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे दादाजी उसे याद दिला रहे हो कि समय बहुत कम बचा है। ये सोचकर हीरो घबरा जाता है और अपने दोस्त जंगली सुअर से कहता है कि वो यहीं रुक जाए। वो अकेला जाकर फूल लेकर आएगा ताकि किसी और की जान खतरे में न पड़े। लेकिन सुअर साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हारे दादाजी की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मैं ही मानता हूँ। अपने दोस्त की ये बात सुनकर हीरो भावुक हो जाता है। उधर छोटा चूहा हाथी के साथ ही रुक जाता है, क्योंकि उसे हाथी से एक तरफा प्यार हो चुका होता है। दोनों की दोस्ती में बाधा न डालते हुए हीरो और सुअर अकेले आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में हीरो अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है कि उसने शुरुआत से हर मुश्किल में उसका साथ दिया। ये सुनकर सुअर मुस्कुराते हुए पूछता है, अगर हमारा मिशन पूरा हो गया तो क्या मैं भी तुम्हारे परिवार के साथ उसी बिल में रह सकता हूँ? लेकिन हीरो झिझकते हुए कहता है कि उसके दादाजी को दूसरे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शायद वे कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। तभी अचानक एक भयंकर रेत का तूफान उठ खड़ा होता है। दोनों पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुअर फिर भी बार बार यही कहता रहता है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। आखिरकार गुस्से में आकर हीरो अपना आपा खो बैठता है। वो चिल्लाकर कह देता है, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे दादाजी की ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुम उस दिन नहीं आते तो उन्हें सांप नहीं काटता और आज उनकी जान खतरे में नहीं होती। ये कड़वे शब्द सुनते ही सुअर का दिल टूट जाता है। गुस्से और दुख में वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अब इस सफर का हिस्सा नहीं बनेगा और वापस लौटने लगता है। उसी समय रेत का तूफान और भी भयानक हो जाता है। तेज हवाओं के बीच सुअर कहीं रेत में गायब हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब तूफान शांत होता है तो हीरो धीरे धीरे होश में आता है। बड़ी मुश्किल से खुद को रेत से बाहर निकालता है और जैसे ही उसे अपनी कही हुई बातें याद आती हैं, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो अपने दोस्त को ढूंढते हुए जोर जोर से पुकारने लगता है, दोस्त, मुझे माफ कर दो। काफी देर तलाश करने के बाद उसे रेत में एक गोल सी आकृति दिखाई देती है। वो दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक पत्थर है। अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका दोस्त हमेशा के लिए उससे बिछड़ तो नहीं गया। निराश होकर वो रेत पर बैठ जाता है। तभी अचानक जमीन के नीचे से सुअर की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही हीरो बिना एक पल गंवाए उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। हीरो को जमीन के नीचे से अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां एक बड़ा सा सुरंगनुमा रास्ता है जो सीधे एक गुफा तक जाता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही दोनों के सामने तेज बहती हुई एक विशाल भूमिगत नदी दिखाई देती है।
हीरो जैसे ही नीचे झांकता है उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे नदी में गिर पड़ता है। उसे तैरना नहीं आता, इसलिए वो डूबने लगता है। ये देखकर जंगली सुअर बिना देर किए पानी में छलांग लगा देता है और बड़ी मुश्किल से हीरो की जान बचाकर उसे किनारे ले आता है। दोनों दोस्त फिर से एक दूसरे से माफी मांगते हैं और सारी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। लेकिन अब नई समस्या सामने होती है। इस गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तभी सुअर कहता है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम साथ मिलकर रास्ता ढूंढते हैं। हीरो उसकी पीठ पर बैठ जाता है और दोनों तेज बहते पानी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे वे आगे जाते हैं, नदी का बहाव और भी तेज होता जाता है। तभी पीछे से एक विशाल मांसाहारी मछली उनका पीछा करना शुरू कर देती है। दोनों पूरी ताकत से तैरते हैं और रास्ते में मौजूद नुकीली चट्टानों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो खूंखार मछली उनका पीछा नहीं छोड़ती। तभी हीरो की नजर गुफा की दीवार में बने एक छोटे से छेद पर पड़ती है। वो किसी तरह उसमें से निकल जाता है, लेकिन मोटा होने की वजह से सुअर उसी छेद में फंस जाता है। उधर मछली पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। आखिरी पल में सुअर पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लेता है और किसी तरह बाहर निकल आता है। गुफा से बाहर आते ही दोनों को समझ में आता है कि वे आखिरकार स्नेक्स गेट यानी सांपों के द्वार तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब था कि नीला जादुई फूल अब कहीं यहीं आसपास होना चाहिए। लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ जाती है। गुफा से एक विशाल जहरीला सांप बाहर निकलता है और सीधे सुअर पर हमला कर देता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए हीरो जोर जोर से आवाज करके सांप का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अब दोनों मिलकर सांप को हर दिशा में दौड़ाते हैं और उसे भ्रमित करने लगते हैं। उसी समय पीछे से वही खूंखार मांसाहारी मछली भी गुफा से बाहर निकल आती है। हीरो की चालाकी से सांप इतना उलझ जाता है कि वो खुद ही अपने शरीर में लिपटकर फांस जाता है। एक खतरा तो टल जाता है, लेकिन मछली अब भी उनका पीछा कर रही होती है। तभी सुअर झट से फंसे हुए सांप की पूंछ अपने मुंह में पकड़ता है और पूरी ताकत से घुमाकर उसे मछली की तरफ फेंक देता है। सांप और मछली हवा में टकराकर सीधे नदी में जा गिरते हैं। इस तरह दोनों दोस्त अपनी शानदार टीम वर्क से एक और बड़ी मुसीबत पर जीत हासिल कर लेते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि नीला जादुई फूल यहीं कहीं पास में होगा। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन पूरे इलाके में खोजने के बाद भी फूल कहीं दिखाई नहीं देता। इसी बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए दोनों वहीं रात बिताने और सुबह दोबारा तलाश शुरू करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह सबसे पहले हीरो की आंख खुलती है। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। जिस नीले जादुई फूल को वे इतनी देर से ढूंढ रहे थे, वो उसी सुअर के पास खिल चुका था। दरअसल सुअर सोते समय उसी फूल के ऊपर लेट गया था और फूल लगभग दबने ही वाला था। हीरो चुपचाप उसे जगाए बिना फूल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नींद में ही सुअर उस फूल की खुशबू सूंघ लेता है और अनजाने में पूरा फूल एक ही निवाले में निगल जाता है। ये देखकर हीरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत सुअर को झकझोर कर उठाता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुमने वही नीला जादुई फूल खा लिया जिसे ढूंढने के लिए हम इतनी मुश्किलें झेलकर यहां तक आए थे। फूल को गलती से सुअर खा जाता है। ये देखकर हीरो पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, अब दादाजी को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर अब क्या करें? अपनी गलती का एहसास होते ही सुअर शर्म और पछतावे से भर जाता है। वो बिना कुछ बोले पूरी रफ्तार से सामने दिखाई दे रहे नीले मैदान की ओर दौड़ पड़ता है। हीरो भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। पिछली रात हुई बारिश के कारण पूरा इलाका नीले फूलों से ढका हुआ था। वहां इतने फूल खिले थे कि सिर्फ उसके दादाजी ही नहीं, पूरे गांव का इलाज हो सकता था। ये नज़ारा देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन समय बहुत कम बचा था। तभी आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वही पक्षियों का परिवार वापस आया है, जिसकी हीरो ने रेगिस्तान में मदद की थी। हीरो उनसे विनती करता है कि वे उसे जल्दी से ये फूल उसके दादाजी तक पहुंचाने में मदद करें। पक्षी बिना देर किए तैयार हो जाते हैं और दोनों दोस्तों को अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहते हैं। मगर एक मुश्किल आ जाती है। सुअर का वजन इतना ज्यादा था कि सबसे ताकतवर पक्षी भी उसे नहीं उठा पाता। हीरो हर संभव कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब सुअर मुस्कुरा कर कहता है, दोस्त देर मत करो, तुम अकेले निकल जाओ, तुम्हारे दादाजी की जान ज्यादा जरूरी है। हीरो अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन सुअर उसे हिम्मत देता है। दोनों भावुक होकर गले मिलते हैं और आंसू भरी आंखों से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। दूर बैठा शिकारी बाज भी ये दृश्य देखकर कुछ पल के लिए भावुक हो जाता है। इसके बाद हीरो नीले फूल लेकर पक्षी के साथ आसमान में उड़ जाता है। वापस लौटते समय वो ऊपर से अपनी पूरी यात्रा देखता है। रेगिस्तान, नमक का मैदान, सांपों की गुफा और हाथी व चूहे की दोस्ती, हर जगह उसे अपने बिछड़े दोस्त की याद दिला रही थी। कई घंटों बाद वो अपने घर पहुंच जाता है और दौड़कर दादाजी के पास जाता है। वो खुशी से नीला फूल दिखाता है, लेकिन उसकी माँ रोते हुए बताती हैं कि दादाजी की हालत अब बहुत नाजुक हो चुकी है।
फिर भी हीरो हार नहीं मानता। वो तुरंत फूल से दवा बनाकर दादाजी को पिला देता है। दवा का असर होते ही पूरा घर नीली रोशनी से जगमगा उठता है, लेकिन कुछ देर तक दादाजी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देते। हीरो को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। वो दादाजी से लिपटकर रोने लगता है। कुछ देर बाद वो और उसकी माँ पक्षियों का धन्यवाद करके उन्हें विदा कर देते हैं। पक्षी भी मायूस होकर उड़ जाते हैं, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। दादाजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? लगता है आज जरा ज्यादा देर तक सो गया। दादाजी को बिल्कुल स्वस्थ देखकर हीरो खुशी से झूम उठता है। जब दादाजी पूछते हैं कि उन्हें किसने बचाया, तो माँ गर्व से बताती हैं कि उनका पोता अकेले रेगिस्तान पार करके वो दुर्लभ नीला फूल लेकर आया है। लेकिन हीरो सारी तारीफ अपने दोस्त को देता है। वो कहता है, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त सूअर था। उसी ने हर कदम पर मेरी मदद की, लेकिन अब शायद मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतने में आसमान से एक विशाल परछाई नीचे उतरती दिखाई देती है। सब ऊपर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। वही शिकारी बाज जो पूरे सफर में उनका दुश्मन था, इस बार सूअर को उसकी पूंछ से पकड़कर सुरक्षित वापस लेकर आ रहा था। जमीन पर उतरते ही वो धीरे से सूअर को छोड़ देता है और दोनों दोस्त फिर से एक दूसरे से मिलकर खुशी से गले लग जाते हैं। हीरो घबराकर बाज से कहता है, भाई प्लीज मेरे दोस्त सूअर को मत खाना। लेकिन बाज शांत होकर जवाब देता है, डर मत, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाज का बदला हुआ रवैया देखकर हीरो हैरान रह जाता है। उड़ने से पहले बाज बस इतना कहता है, सच्ची दोस्ती कभी जुदा नहीं होती। इतना बोलकर वो आसमान की ओर उड़ जाता है। हीरो तुरंत दौड़कर सूअर को गले लगा लेता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को सही सलामत देखकर उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। तभी दादाजी भी वहां पहुंच जाते हैं। दादाजी को देखते ही सूअर सोचता है कि उसकी वजह से फिर कोई परेशानी न हो, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। दादाजी भी पहले उसे समझाते हैं कि अलग अलग प्रजाति के जानवरों का साथ रहना आसान नहीं होता, लेकिन हीरो उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, दादाजी अगर सूअर मेरे साथ न होता तो मैं कभी उस नीले फूल तक नहीं पहुंच पाता। सच तो ये है कि आज आपकी जान भी उसी की वजह से बची है। ये कहकर हीरो अपने दोस्त सूअर के पीछे दौड़ पड़ता है। तभी पूरे सवाना जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। याद है, शुरुआत में माँ ने कहा था कि अगली बारिश तक दादाजी शायद जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हीरो और सूअर की हिम्मत, दोस्ती और मेहनत ने किस्मत ही बदल दी। दादाजी अब पूरी तरह स्वस्थ थे। अपनी गलती का एहसास होने पर दादाजी मुस्कुराते हुए आवाज लगाते हैं, अरे बेटो, बारिश तेज हो रही है, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी घर के अंदर आ जाओ। आखिरकार दादाजी भी सूअर को अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं। सूअर खुशी खुशी हीरो के साथ उसके घर में दाखिल होता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो कभी अकेला नहीं रहेगा। इसी भावुक पल के साथ ही ये खूबसूरत कहानी अपने शानदार अंत तक पहुंच